पंचलाइट। पंचलाइट एक आंचलिक कहानी है जिसके कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। रेणु जी की कहानियाँ बिहार के ग्रामांचलों का सजीव चित्र प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। प्रस्तुत कहानी घटना प्रधान है। स्वागत है, आइए कहानी शुरू करते हैं। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर के 8 पंचायतें हैं। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि जो 10 रुपये बच गए हैं, इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्याह नहीं करना चाहिए। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव वापस लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही फुटंगी जाने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? महतो ने जवाब दिया, देखते नहीं, पंचलैट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों की पंचलैट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलैट आया है। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्द से जल्द नहा धोकर चौका पीढ़ा लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। लेकिन इन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलैट जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई। पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलैट जलाने वाला नहीं, जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने आज अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलैट के सामने ढिबरी कौन बालता है? सबकी एक किराए पर पानी फिर रहा था। तभी एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने लाकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलैट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर वापस मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर रखा है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गाना गाता है। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिनों से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन। गुलरी काके की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर वापस मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलैट बालना जानता है,
लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गाना गाता है। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, ना देने पर हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में यह बात डाल दी। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन? गोधन जानता है बालना, लेकिन। सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों दीवान जी? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उड़कर गोधन के झोपड़ी की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ आने लगी। रोशनी बढ़ती चली गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी में सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुईं और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा, सुना माफ़ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, कहानी का शीर्षक सार्थक है या नहीं? उत्तर, पंचलाइट शीर्षक बड़ा ही सार्थक, सटीक और संक्षिप्त है। कहानी के समस्त घटनाक्रम का केंद्र पंचलाइट ही है। गांव के लोग इसे पंचलाइट कहते हैं, अतः यह आंचलिक शब्द भी है। आंचलिक कहानी का शीर्षक भी आंचलिक भाषा में ही है। दूसरा प्रश्न, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। पंचलाइट कहानी का मूल उद्देश्य ग्रामीण अंचल का यथार्थ वर्णन करना है। अप्रत्यक्ष रूप से लेखक इसमें ग्राम सुधार की प्रेरणा भी देना चाहता है। ग्रामीण मनोविज्ञान की वास्तविक झांकी देते हुए इस कहानी में स्पष्ट कर दिया गया है कि आवश्यकता के वशीभूत होकर व्यक्ति संस्कारों एवं सामाजिक रूढ़ियों की परवाह नहीं करता। गोधन का खोला जाना
और उसे सिनेमा के गीत गाने की छूट देना भी इसे प्रमाणित करता है। पंचलाइट का केंद्रीय भाव भी यही है। रूढ़ियों में फंसे ग्रामीण जीवन और वहाँ के लोगों के मनोविज्ञान की झांकी दी गई है। साथ ही आवश्यकता अनुसार इन रूढ़ियों को शिथिल कर लेने की ग्रामीण प्रवृत्ति को व्यक्त करने में भी लेखक को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रश्न 3, श्री फणेश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट कहानी की कथा शिल्प की दृष्टि से समीक्षा कीजिए। उत्तर, पंचलाइट श्री फणेश्वर नाथ रेणु की बिहार प्रदेश के पिछड़े गांव के जनजीवन से प्रभावित आंचलिक कहानी है। कथा शिल्प की दृष्टि से उसे निम्न शीर्षकों के आधार पर परखा जा सकता है। कथावस्तु, प्रस्तुत कहानी में महतो टोली में पहली बार आई पेट्रोमैक्स, जिसे पंचलाइट कहते हैं, को लेकर ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की झलक प्रस्तुत की गई है। महतो टोली के पंच पेट्रोमैक्स खरीद तो लाए हैं, पर उसे कोई जलाना नहीं जानता। दूसरी टोली वाले इस पर उनकी हंसी उड़ाते हैं। मुनरी का प्रेमी गोधन उसे सिनेमा के गीत सुनाने और आंख चलाने के कारण पंचों द्वारा बहिष्कृत किया जा चुका है। वही ऐसा है जो पंचलाइट को जला सकता है। मुनरी संकेत में यह बात कनेरी से कहती है और कनेरी पंचों से कहती है। जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अतः पंच गोधन को खोल देते हैं। वह पेट्रोमैक्स जला देता है और पंच उसे जो चाहे सो करने की छूट दे देते हैं। उल्लासपूर्वक पंचलाइट की रोशनी में उत्सव मनाया जाता है। दोनों की लाज रह जाती है। यह कथानक बड़ा ही संक्षिप्त, गतिशील, रोचक और कौतूहलवर्धक है। पेट्रोमैक्स का खरीदा जाना, गर्व से लाया जाना, जलाने की समस्या के समाधान के लिए सभी रूढ़ियों का त्याग करना आदि घटनाएं बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से गुथी हुई आगे बढ़ती हैं। यह कथा हमारे रूढ़ग्रस्त ग्रामीण जीवन की जीवंत झांकी प्रस्तुत करने में पूर्ण समर्थ है। पात्र और चरित्र चित्रण, सरदार, दीवान, छड़ीदार, फुटंगी झां, गोधन, गुलरी, मुनरी और कनेली आदि कहानी के पात्र हैं। सरदार में मुखिया के अनुरूप कुछ विशेषताएं हैं, यद्यपि वह अंधों में काना राजा ही है। फुटंगी झां को लेखक ने दूसरों की खिल्ली उड़ाने वाले के रूप में प्रस्तुत किया है। छड़ीदार गांव में बेगार करने वाले वर्ग का प्रतिनिधि है। गोधन गांव का बहुचर्चित युवक है। वह मोहतो टोली का एकमात्र युवक है जिस पर नई सभ्यता की रोशनी पड़ी है। वह सिनेमा के गीत गा गा कर मुनरी को रिझाता है। उसे पंचायत जाति से निकाल देती है। वह पेट्रोमैक्स जलाना जानता है और अपनी इस हुनर के बल पर पुनः जाति से सम्मान ही नहीं पाता, अपितु मनमानी करने की छूट भी पा लेता है। गुलरी परंपरावादी परंतु गुणों पर रीझने वाली स्त्री है। मुनरी नवयुवती है। गोधन को मन ही मन चाहती है। उसे सिनेमा के गाने सुनना अच्छा लगता है, परंतु परंपरा की वेड़ियों में जकड़ी हुई है। सभी पात्रों के चरित्र सहज स्वाभाविक रूप से उजागर करने में लेखक को पूर्ण सफलता मिली है। संवाद योजना, पंचलाइट कहानी की संवाद संक्षिप्त घटना पर प्रकाश डालने वाले और कथानक को आगे बढ़ाने वाले हैं। पात्रानुकूल, सरल एवं आंचलिक रंग में रंगे छोटे छोटे सवालों के माध्यम से पात्रों के मनोभावों को प्रकट करने में लेखक को पूर्ण सफलता मिली है। उदाहरणार्थ, इस समय संवाद में फुटंगी झां की छीटाकशी तथा सरदार का स्वाभिमान दोनों ही भाव सरलता से व्यक्त हो गए हैं। फुटंगी झां ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं, पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों की पंचलाइट को लालटेन। देशकाल और वातावरण, पंचलाइट कहानी एक आंचलिक कहानी है और आंचलिक कहानी की विशेषता यह होती है कि उसमें संबंध अंचल का जीवन साकार हो उठता है। पंचलाइट में भी हमें टोलियों में विभक्त पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष में डूबे ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्र देखने को मिलता है। पंचलाइट आने पर महतो टोली का गर्व, उसे देखने को जमा भीड़, इसकी कीमत की पूछताछ, पूजा की तैयारी, कीर्तन मंडली का आना, दूसरी टोली द्वारा खिल्ली उड़ाया जाना आदि बहुत ही यथार्थ रूप में चित्रित हुआ है। और फिर कल कब्जे वाली चीज़ से अनभिज्ञ होने के कारण उसे जलाने की समस्या, सिनेमा के गीतों के सहारे पनपता रोमांस, हुक्का पानी बंद होना, आवश्यकता पड़ने पर उसे उठा लेना, पेट्रोमैक्स जलाने पर महावीर स्वामी की जय बोलना आदि सभी घटनाएं और पात्र मिलकर ग्रामीण समाज का सच्चा रूप प्रस्तुत करते हैं।
पंचलाइट में ग्रामीणों में विद्यमान अशिक्षा, अंधविश्वास, परंपरागत रूढ़ियाँ, पारस्परिक ईर्ष्या, निर्धनता, मिथ्या प्रदर्शन आदि का जो यथार्थ चित्रण हुआ है, निश्चय ही देशकाल और वातावरण के सजीव चित्रण की दृष्टि से यह कहानी उच्च कोटि की है। भाषा शैली। पंचलाइट की भाषा शैली बड़ी ही जीवंत भाषा है। उसमें आंचलिक शब्दावली और वैसा ही वाक्य विन्यास देखा जा सकता है। रेणु जी की आंचलिक कहानियों में बिहार के पूर्णिया जिले की बोलचाल की भाषा का सटीक प्रयोग उनकी अपनी विशेषता है। सामान्य खड़ी बोली को बिहार के गांवों में जैसा बोला जाता है, उसी रूप में रेणु जी ने उसका कहानी में प्रयोग किया है। इस कहानी में अनेक आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे नेमटेम, पंचलैट, पुन्यास, पच्छम, मूलगैन, भगतिया, मछली आदि। इसके साथ ही अंग्रेजी शब्दों के विकृत ग्राम प्रयोग भी सहज रूप में आ गए हैं, जैसे स्पिरिट, लैंप, बैकाट, किरासन, सलीमा आदि। आंचलिक मुहावरों के प्रयोग ने कहानी की भाषा को और भी प्रभावपूर्ण और यथार्थ रूप दिया है, जैसे डेढ़ बेड़, धुरखेल करना आदि ऐसे ही मुहावरे हैं। आंचलिक जीवन को यथार्थ चित्रण देने के लिए रेणु जी ने गांव में होने वाले अशुद्ध वाक्य प्रयोग को भी ज्यों का त्यों रहने दिया, जैसे कितने में लालटेन खरीद हुआ मैं तो। इस प्रकार रेणु जी की भाषा पात्रों की अपनी भाषा है। इसे हम अंचल की अपनी वाणी भी कह सकते हैं। पंचलाइट में रिपोर्टाज शैली का प्रयोग हुआ है। उसकी शैली में संवेदनशीलता, चित्रात्मकता, व्यंग विनोद का पुट आदि विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं। रेणु जी की कहानी कथा शैली का सफल प्रतिनिधित्व करती है। उद्देश्य। पंचलाइट कहानी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल का यथार्थ वर्णन करना है। अप्रत्यक्ष रूप से लेखक इसमें ग्राम सुधार की प्रेरणा भी देना चाहता है। ग्रामीण मनोविज्ञान की वास्तविक झांकी देते हुए इस कहानी में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आवश्यकता के वशीभूत होकर व्यक्ति संस्कारों एवं सामाजिक रूढ़ियों की परवाह नहीं करता। गोधन का खोला जाना और उसे सिनेमा के गीत गाने की छूट देना इस बात को प्रमाणित करता है। पंचलाइट कहानी का केंद्रीय भाव यही है। रूढ़ियों में फंसे ग्रामीण जीवन और वहाँ के लोगों की मनोविज्ञान की झांकी इसमें दी गई है। साथ ही आवश्यकता अनुसार इन रूढ़ियों को शिथिल कर लेने की ग्रामीण प्रवृत्ति को व्यक्त करने में भी लेखक पूर्ण सफल हुआ है। सटीक शीर्षक। पंचलाइट शीर्षक बड़ा ही सटीक, सार्थक और संक्षिप्त है। कहानी के समस्त घटनाक्रम को केंद्र बिंदु बनाकर लिखी गई यह कहानी एक आंचलिक कहानी है। गांव के लोग पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। यह एक आंचलिक शब्द भी है। आंचलिक कहानी का शीर्षक भी आंचलिक भाषा में ही है। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि पंचलाइट कहानी कला के सभी तत्वों की कसौटी पर खरी उतरती है। उसने हिंदी कथा शिल्प का एक नया रूप देखने को मिलता है। यह रेणु जी की एक सशक्त आंचलिक कहानी है। यहाँ कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।